मेरे प्रिय श्रोताओं, लता का आपको प्यार भरा नमस्कार। कर्नल रंजीत द्वारा लिखित उपन्यास आधी रात के बाद, भाग 2। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आदित्यपुर के बंगला नंबर D28 में सारी रात मालती और सोनिया ने आंखों में काट दी। उनकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। तभी क्रोकोडाइल भौंकने लगा और नारी कंठ से दबी हुई चीख निकली। मालती ने ड्राइंग रूम की खिड़की में से बाहर को झांका। अधेड़ आयु की एक सांवली औरत बरामदे में से होकर बंगले के पिछले हिस्से को जाती दिखाई दी तो क्रोकोडाइल ने उसे घेर लिया था। औरत ने खद्दर की धोती पहन रखी थी। मालती समझ गई वह अपर्णा की नौकरानी सरोज है। मालती ने क्रोकोडाइल को इशारे से अंदर बुला लिया और ड्राइंग रूम से निकलकर बेडरूम में चली आई। उसने बंगले के पिछवाड़े का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। कौन है? सोनिया ने मालती से पूछा। नौकरानी सरोज जान पड़ती है, उसके पास शायद पीछे वाले कमरे की चाबी रहती है, मालती ने अनुमान से कहा। अब किचन में बर्तन खनकने की ध्वनि होने लगी। मालती उठकर किचन के दरवाजे में आ खड़ी हुई। सरोज पीछे खड़ी हुई थी। अचानक उसने मुड़कर देखा और बर्तन छोड़कर उठ खड़ी हुई। उसके मुंह से निकला, आप कौन है? बीबी जी कहाँ हैं? घबराओ नहीं सरोज, बीबी जी कल रात घर नहीं आई, हम उनके मेहमान हैं, मालती ने सहज भाव से बताया। आप कैसे कहती हैं कि बीबी जी कल रात घर नहीं आई? कल रात वे घर पर ही थी, वह तो कई दिनों से घर से बाहर निकली ही नहीं, सरोज ने कहा। क्यों? वे घर से बाहर क्यों नहीं निकलती? वह कुछ डरी और सहमी सी रहती हैं, कुछ परेशान सी रहती हैं। वे डरी सहमी या परेशान क्यों हैं? मालती ने पूछा। क्या उन्हें उन दो व्यक्तियों से डर लगता है जो उनके साथ रहा करते थे और फिर उन्हें छोड़कर चले गए थे? वे दोनों तो एक प्रकार से बीबी जी के गुलाम थे, सरोज ने बताया। मिस्टर हरिदेव और मिस्टर गौतम से बीबी जी नहीं डरती। मैं तो समझती हूँ कि बीबी जी उन दोनों के बारे में ही परेशान थी। अगर यह बात है तो मिस्टर हरिदेव और मिस्टर गौतम तुम्हारी बीबी जी को छोड़कर क्यों चले गए? यह मैं नहीं जानती, सरोज बोली। क्या उन दोनों के अलावा भी इस बंगले में कोई आया करता था? जी नहीं। मिस्टर हरिदेव और मिस्टर गौतम क्या करते थे? दिन भर पढ़ते लिखते रहते थे। इस बंगले से जाने के बाद भी वे दोनों कभी यहाँ आए थे? नहीं। सरोज, यह बताओ, तुम यह बात किस विश्वास पर कह रही हो? तुम्हारी बीबी जी कल रात इस बंगले में थी। तुम्हें उन्हें कल रात किस समय देखा? 7 बजे। उस समय तुम्हारी बीबी जी के साथ कोई और भी था? हाँ, मिस अनुपमा थी। मैं कल रात 7 बजे आई तो दोनों बाहर बरामदे में खड़ी थी। बीबी जी ने मुझे आते देखा तो दूर से ही आवाज सी कि उन्हें कल रात मेरी जरूरत नहीं थी। यह समझिए कि मुझे उल्टे पांव लौटा दिया गया। सरोज, मेरे इस प्रश्न का उत्तर सोच समझ कर दो कि मिस अनुपमा के साथ क्या तुम्हारी बीबी जी ही खड़ी थी? मेरी नजर कुछ कमजोर तो है, मगर वह बीबी जी ही थी। जैसा वह लिबास पहनती हैं वैसा ही उन्होंने पहन रखा था। और आवाज, क्या वह आवाज तुम्हारी बीबी जी की ही थी? उन जैसी ही आवाज थी, सरोज ने उत्तर दिया। मालती समझ गई कि सरोज विश्वास से नहीं कह रही थी कि उस नारी की आवाज उसकी मालकिन की ही थी। सरोज ने मालती को ध्यान से देखते हुए पूछा, आप तो कह रही थी कि आप मेरे बीबी जी की मेहमान हैं, फिर आप मुझसे ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रही हैं? बीबी जी कहाँ हैं और आप कौन हैं? मालती ने बता दिया कि वह कौन है और रात भर उस बंगले में किस कारण रही। उसकी बात सुनकर सरोज हक्की बक्की रह गई। फिर उसने पूछा, मैं आपके वास्ते चाय बना दूं? नहीं, हम जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद सोनिया और मालती क्रोकोडाइल को लेकर बंगले से चल पड़ी। होटल नटराज पहुंचकर उन्होंने मेजर को पूरी रिपोर्ट दे दी। मेजर बोला, तुम्हारी रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुपमा के साथ कल रात अपर्णा के लिबास में कोई दूसरी औरत थी। जी हाँ, हम दोनों तो इसी नतीजे पर पहुंची हैं, सोनिया ने कहा। इस दृष्टि से मिस अनुपमा इस केस का प्रमुख पात्र बन जाती हैं। खैर,
अनुपमा की निगरानी पर सुधीर और डोरा गए हुए हैं। अगर उसने कोई अनोखी हरकत की तो उसके चरित्र पर से पर्दा उठ ही जाएगा, मेजर ने कहा। ठीक इसी समय टेलीफोन की घंटी बज उठी। मेजर ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। मेजर साहब, दूसरी ओर से आवाज सुनाई दी। मैं इंस्पेक्टर शशि मोहन बोल रहा हूँ, उसने बताया। राघव जंगल में 2 आदमियों के धड़ मिले हैं और मुख्य सड़क के किनारे एक जीप उलट कर गिर पड़ी है। जीप के आसपास 5 लाशें मिली हैं। उनके बदन पर 2-3 गोलियों के घाव हैं। गोलियां उनके सिर और सीने को छेद गई हैं। जान पड़ता है कई लोगों ने मिलकर उन्हें भून डाला। जीप के पास मोमजामे का एक काला थैला मिला है जिसमें से 2 नरमुंड निकले हैं। दोनों नरमुंड उन 2 व्यक्तियों की जान पड़ते हैं जिनके धड़ पेड़ों के साथ रस्सियों से बंधे हुए हैं। मेजर ने यह सुना तो स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, इंस्पेक्टर साहब, आप बोल कहां से रहे हैं? मुख्य सड़क के किनारे बंगला नंबर 78 से बोल रहा हूँ। इस बंगले के सामने ही जीप उल्टी पड़ी है। क्या नरमुंडों से पहचाना जा सका कि ये सिर किनके हैं? अभी कुछ पता नहीं चला, मेजर बोला। मैं आ रहा हूँ। क्या जीप के नंबर से पता चला कि उसका मालिक कौन है? जीप का नंबर नकली है। जीप में किसी तरह के कागज पत्र भी नहीं मिले। जो लोग गोलियों से भून डाले गए उन्हें भी नहीं पहचाना जा सका, इंस्पेक्टर ने उत्तर दिया। अच्छा, तो मैं आ रहा हूँ, मेजर ने कहा। थोड़ी देर में मालती, सोनिया और क्रोकोडाइल के साथ मेजर बलवंत मुख्य मार्ग की ओर रवाना हुआ। मुख्य मार्ग पर बंगला नंबर 78 के सामने सड़क के नीचे खुला मैदान था। वहां लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। इंस्पेक्टर शशि मोहन अपने पुलिस दल के साथ पहले से मेजर बलवंत की बाट जो रहा था। मेजर से हाथ मिलाने के बाद वह भीड़ को हटाता हुआ उसे उल्टी हुई जीप के पास ले आया। पुलिस दल अपनी प्रारंभिक कार्रवाई पूरी कर चुकी थी। मोमजामे के काले थैले पर 2 नरमुंड नुमाइश के वास्ते रखे हुए थे। मेजर ने सबसे पहले उन नरमुंडों का निरीक्षण शुरू किया। एक मुंड ऐसे व्यक्ति का था जिसका माथा चौड़ा था, आंखें अध खुली थी, नासिका पर लगातार ऐनक लगाने का निशान था। भले ही उस समय ऐनक आंखों पर नहीं थी, चेहरे से उसकी आयु 48 वर्ष के लगभग प्रतीत होती थी। रंग गोरा था। दूसरा मुंड ऐसे व्यक्ति का था जिसका माथा तंग था, आंखें छोटी थी, जबड़ा बहुत मजबूत था। दोनों चेहरों पर छोटी छोटी मूछें और छोटी छोटी दाढ़ी थी। मेजर उन दाढ़ी मूछों को बड़ी ध्यान से देखता रहा। उसने उन्हें छूकर भी देखा। इंस्पेक्टर ने उसकी नजरों का पीछा किया तो चौंक कर पूछने लगा, आप इन नरमुंडों की दाढ़ी मूछें क्यों घूरे जा रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, पहले मेरा अनुमान था कि ये दाढ़ी मूछें नकली हैं, मगर मेरा अनुमान झूठ निकला। वैसे ये दोनों दाढ़ी मूछ रखने के अभ्यस्त नहीं जान पड़ते। ये दाढ़ी मूछें इन्होंने हाल ही में रखी थी। अगर आसपास कहीं नाई मिल जाए तो उसे बुलवाइए। इनकी दाढ़ी मूछें साफ करवा दीजिए, मेजर ने कहा। इंस्पेक्टर ने एक सार्जेंट को भेज दिया, वह नाई को बुला लाए। मेजर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपने बताया था कि राघव जंगल में 2 धड़ पेड़ों के साथ रस्सी से बंधे हुए पाए गए और ये दोनों फिर सिर उन्हीं धड़ों से कटे हुए हैं। आपको कैसे पता चला कि ये दोनों सिर उन्हीं धड़ों के हैं? मेजर साहब, मुझे 2 सूचनाएं साथ साथ प्राप्त हुई। एक सूचना थी राघव जंगल में 2 कटे हुए धड़ों की जो पेड़ों के साथ बंधे हुए देखे गए। दूसरी सूचना जीप उलटने की थी जिसके पास 5 शव पाए गए। मैं पुलिस दल के साथ पहले मुख्य सड़क पर आया। लाशों की जांच के बाद मैंने जीप सीधी कराई और सारा सामान एकत्र कराया। जीप के आसपास एक तलवार, 3 रिवॉल्वर, 2 लंबे चाकू, रस्सियां, एक बाल्टी और एक पिचकी हुई लालटेन पाई गई। काले थैले में से सिंदूर की पुड़िया, कपूर की टिक्कियों की डिबिया, दिया सलाई की डिबिया और 2 नरमुंड निकले। इन नरमुंडों को लेकर मैं राघव जंगल पहुंचा। ये दोनों नरमुंड उन धड़ों पर सर्वथा सही आ गए। इस तरह प्रमाणित हो गया कि ये दोनों मुंड उन्हीं धड़ों से काटे गए। अपने कुछ कर्मचारी आवश्यक कार्रवाई निपटाने के वास्ते वहीं छोड़कर मैं यहाँ चला आया और ये नरमुंड यहीं ले आया। इंस्पेक्टर ने अपनी अब तक की कार्रवाई सुना दी। मेजर ने 5 लाशों का निरीक्षण किया।
एक व्यक्ति के बदन पर गोलियों के 3 निशान थे। ये गोलियां सिर में, आंख में और माथे पर लगी थी। दूसरे व्यक्ति के सीने और पेट में गोलियां लगी थी। तीसरी लाश के सीने और गर्दन पर गोली के घाव थे। चौथी लाश के केवल पीठ के हिस्से पर 2 गोलियों के घाव थे। पांचवें शव की कनपटी में केवल एक ही गोली लगी थी। 2 गोलियां जीप की विंड स्क्रीन तोड़कर पार हो गई थी। मेजर गोलियों से बने निशान घूर घूर कर देखता रहा। इसके बाद वह अपने साथियों से बोला, तुम तीनों गोलियां ढूंढने की कोशिश करो, आगे की ओर जाओ। एक भी गोली मिल गई तो बात बन जाएगी। सोनिया और मालती गोलियां खोजने चली गईं। मेजर ने लाशों की ओर देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपने इन लाशों पर गोलियों के छेद ध्यान से नहीं देखे। ये सब एक जैसे निशान हैं। इसका मतलब है कि जीप पर सवार लोगों पर बहुत से लोगों ने हमला नहीं किया। मेरे विचार में हत्यारा एक ही है। हमलावर के पास चाहे 2-2 रिवॉल्वर होती, तब भी जीप में सवार सब लोगों की हत्या नहीं कर सकता था। स्पष्ट है कि उसके पास कोई शक्तिशाली अस्त्र था। मेजर बलवंत का विश्लेषण सुनकर इंस्पेक्टर और उसके साथी कर्मचारी दंग रह गए। इतने में इंस्पेक्टर का भेजा हुआ सार्जेंट एक नाई लेकर आ गया। मेजर ने उसे दोनों नरमुंडों की दाढ़ी मूछें साफ करने का आदेश दिया। नाई पहले तो झिझका, लेकिन जब इंस्पेक्टर ने उसे डांट पिलाई तो वह अपने चमड़े के बैग से साबुन, ब्रश और उस्त्रा निकाल कर बैठ गया। उसने पानी मंगवाया और कुछ ही देर में दोनों नरमुंडों की दाढ़ी मूछें सफा चट कर दी। चेहरे स्पष्ट होते ही इंस्पेक्टर की आंखें फैल गईं। वह आश्चर्य से बोला, अरे ये दोनों तो वही हैं जो मिसेस अपर्णा के साथ आए थे और पिछले 6 महीनों से लोप हो चुके थे। क्या यह हरिदेव और गौतम है? मेजर ने पूछा। इंस्पेक्टर चकित दृष्टि से मेजर का मुंह ताकता रह गया। 2 पल इंस्पेक्टर आश्चर्य में ही डूबा रहा। फिर उसने मेजर बलवंत से पूछा, आपको इनके नामों का कैसे पता चला? मेजर ने मुस्कुराकर कहा, आप पुलिस इंस्पेक्टर होते हुए एक जासूस से ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। फिर वह सोचने लगा कि मिसेस अपर्णा और उसके दोनों साथियों की हत्या की जा चुकी है। क्या अपर्णा इस कारण चिंतित थी कि उसके 2 साथियों का जान पर संकट आ बना था? इसका तो यह निकला कि अपर्णा को अपने साथियों के बारे में पता था कि वे कहाँ छिपे बैठे हैं। इससे यह भी इशारा मिलता है कि वे दोनों अपर्णा की इच्छा से उसे छोड़ कर गए। तब तो यह भी संभव है कि अपर्णा ने उन्हें स्वयं सम्मति दी हो कि वे जाकर छिप जाएं। इतने में सोनिया और मालती लौट आईं। उन्हें 2 गोलियां मिल गई थी। ये वही दोनों गोलियां थीं जो विंड स्क्रीन छेदती हुई निकल गई थी। मेजर ने दोनों गोलियां हथेली पर रखकर देखी, फिर इंस्पेक्टर से बोला, ये दोनों गोलियां एक समान हैं। इन गोलियों से सिद्ध हो जाता है कि हमलावर एक ही व्यक्ति था और उसके पास स्टेन गन थी या कोई हल्की मशीन गन। सबके सब दंग रह गए। इंस्पेक्टर को वहीं खड़ा छोड़कर मेजर क्रोकोडाइल के पास पहुंचा। उसने क्रोकोडाइल को उसके कॉलर से पकड़ लिया और पीछे की दिशा में ले गया। एक स्थान पर उसने क्रोकोडाइल का सिर जमीन की ओर झुका दिया। क्रोकोडाइल को इतना ही संकेत पर्याप्त था। वह समझ गया कि उसे जमीन सूंघकर किसी सूत्र को पकड़ना है। वास्तव में मेजर ने दृष्टि दौड़ाकर आसपास ओट की जगह देखी तो उसे एक ही स्थान नजर आया था। वह स्थान था मील का पत्थर। पत्थर के पास पहुंचकर क्रोकोडाइल ने जमीन सूंघी। फिर वह तेजी से पीछे मुड़कर दौड़ने लगा। मेजर को भी उसके पीछे पीछे भागना पड़ा। थोड़ी दूर जाकर क्रोकोडाइल एक नाले के पास रुक गया। नाला इतना चौड़ा था कि कोई भी उसे फलांग कर पार नहीं कर सकता था। नाले में पानी भरा हुआ था। मेजर समझ गया कि क्रोकोडाइल को मील के पत्थर के पास हत्यारे की गन तो मिल गई थी, मगर नाले ने सारा काम बिगाड़ दिया था। क्रोकोडाइल ने इतना इशारा तो दे दिया कि हत्यारा उसी मील के पत्थर की ओट में छिपा रहा था और गोली वर्षा करने के बाद नाले के पार निकल गया था। मेजर अब स्वयं दिमाग दौड़ाने लगा। उसने जमीन पर पच्चीन खोजने शुरू किए। नाले के किनारे उसे जूते का निशान दिखाई दिया। वह निशान भी निराला सा था। मेजर ने नाले के पास खड़े खड़े ही इंस्पेक्टर को आने का इशारा किया। जब वह पास आ पहुंचा तो मेजर बोला, इंस्पेक्टर साहब, इस निशान का स्पष्ट चरवा उतरवा लीजिए और मुझे दे दीजिएगा।
मुख्य मार्ग पर अपना जांच कार्य पूरा करके मेजर बोला, इंस्पेक्टर साहब, अब आप मुझे राघव जंगल ले चलिए। जंगल में पेड़ों के साथ सिर कटे धड़ अब भी रस्सियों से बंधे पड़े थे। दोनों पेड़ों के बीच लाल पानी सा जमा हुआ था। वहीं मेजर ने बाल्टी के पेंदे का निशान देखा तो बोला, ऐसा जान पड़ता है कि मृतकों के जब सिर काट लिए गए तो यहाँ रखी बाल्टी के पानी में धोए गए। आपने देख ही लिया है कि दोनों नरमुंडों के सिर पर सिंदूर था। मुंड धोधक पूछकर सिंदूर लगाया गया, इसका मतलब है यहाँ कोई तांत्रिक क्रिया की गई। फिर 2 पल रुककर उसने पूछा, क्या यहाँ पच्चीनों की छाप ली जा चुकी है? जी हाँ, इंस्पेक्टर ने उत्तर दिया। मेजर आसपास की भूमि पर दृष्टि दौड़ाता झाड़ियों के पास पहुंचा। वहां भी उसे कुछ इंसानी कदमों के निशान दिखाई दिए। ये निशान ऐसे जूतों के थे जो अगले भाग से चौड़े थे। इन निशानों का आकार उन निशानों से भिन्न था जो पेड़ों के पास थे। मेजर ने इंस्पेक्टर को झाड़ियों के निकटवर्ती कदमों के निशान दिखाते हुए कहा, ये निशान बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी छाप भी ले लीजिए। क्यों? इंस्पेक्टर ने जिज्ञासावश पूछा। मैं समझता हूँ कि झाड़ियों के पास कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था जो सिर काटे जाने की घटना को देखता रहा। फिर शायद वह अपने किसी साथी को सूचित करने चला गया। वह साथी शायद वही हमलावर था या जो स्टेन गन लिए मील के पत्थर की ओर में छिपा बैठा था। मेजर साहब, आपका यह अनुमान कुछ अटपटा सा लगता है, इंस्पेक्टर बोला। मील के पत्थर के पास तो केवल एक व्यक्ति के कदमों के निशान है। उससे क्या अंतर पड़ता है? मेजर बोला। सूचित करने वाले साथी को हमलावर ने कह दिया होगा कि वह चला जाए, क्योंकि हमलावर अकेले ही सबसे निमटने का सामर्थ्य रखता था। आपके कहने का यह अर्थ निकलता है कि हरिदेव और गौतम के हत्यारों का पीछा किसी दूसरे व्यक्ति ने किया था। क्या उसे पहले से मालूम था कि हरिदेव और गौतम पर क्या बीतेगी? ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर ने पूछा। मेरा अनुमान यह है कि हरिदेव और गौतम के हत्यारों का सफाया करने वाला व्यक्ति मिसेस अपर्णा का कोई आदमी था। अपर्णा ने उसे बता रखा होगा कि हरिदेव और गौतम को किन लोगों से खतरा है। ओह, इंस्पेक्टर चकित होकर बोला। मेजर साहब, आप जैसी दूरदृष्टि कोई कहां से लाए? क्या आपने जीप में मारे गए लोगों की तलाशी ली है? जी हाँ, इंस्पेक्टर बोला। खैर, आइए वहीं चले। इंस्पेक्टर को साथ लेकर मेजर फिर मुख्य सड़क के किनारे लौट आया। उसने अपने साथियों को मृतकों की तलाशी लेने का आदेश दिया। स्वयं वह जीप में दृष्टि दौड़ाने लगा। गद्दियां उठाकर देखी गईं। फिर विंड स्क्रीन के नीचे के खाने टटोले गए। एक खाने से पीतल की एक पेचदार चाबी निकली। उस चाबी के ऊपर कोई नाम खुदा हुआ था जिसे पढ़ना कठिन था। मेजर ने चाबी के पेच खोल दिए। उसमें से 4 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा तय किया हुआ ट्रेसिंग कागज निकला। मेजर ने उत्सुकता से कागज को देखा, जिस पर दाहिनी ओर कुछ नाम अंकित थे। उन नामों के सामने चित्रांकन सा था। सबसे ऊपर द प के अक्षर थे। अक्षरों के आगे रेल का इंजन बना हुआ था, जिसके माथे पर नन्हे अक्षरों में वही नाम लिखा था जो चाबी पर खुदा हुआ था। इंजन का धुआं छोड़ने वाले भपके से एक सेब लटका हुआ था। सेब की डंडी ऐसा प्रतीत होती थी जैसे बारूदी पलीता हो। इसके नीचे अ श लिखा था। इन अक्षरों के सामने एक बकरी बनी हुई थी, जिसके सींग से छुरा लटक रहा था। बकरी के नीचे 2 अक्षर थे, प त। इन अक्षरों के आगे तराजू बना हुआ था। तराजू की डंडी से 2 सेब लटक रहे थे। सेबों की डंडियां पलीतों जैसी थी। सबसे नीचे मोटे अक्षरों में लिखा था, महत्वपूर्ण कार्य। इंस्पेक्टर शशि मोहन भी पास खड़ा था। उसने पूछा, यह कैसा कागज है? कुछ अनोखा ही कागज है, कहकर मेजर ने कागज को फिर से तय किया। उसे पूर्ववत चाबी में रखा और चाबी का पेच कस दिया। इंस्पेक्टर को चाबी दिखाकर उसने अपनी जेब में रख ली, जैसे उसकी अनुमति प्राप्त की हो। मालती और सोनिया ने मृतकों की तलाशी लेने के बाद मेजर को सूचित कर दिया कि उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस तरह अपने काम से निमटकर मेजर ने इंस्पेक्टर से विदा ली और साथियों को लेकर होटल नटराज की ओर चल दिया। सुधी और डोरा
मुंह अंधेरे बागमती रोड पर सेठ अक्षय चंद के बंगले के निकट कार में पहुंचे तो डोरा बोली, सुधीर, मुझे एक बात सूझी है जिसकी ओर मेजा साहब का ध्यान नहीं गया। मेजर साहब जब अनुपम से बातें कर रहे थे तो इंस्पेक्टर शशि मोहन ने फोन पर उन्हें बुलाकर बताया था कि मिसेस अपर्णा की लाश मुर्दा घर पहुंचवा दी गई है। उस फोन के कारण मेजर साहब अनुपम से पूछताछ न कर सके और जांच पड़ताल अधूरी छोड़कर जनरल अस्पताल के मुर्दा घर को चले गए थे। मेरे दिल में खटक रहा है कि अनुपमा इस केस का संदिग्ध पात्र है। सुधीर ने सेठ अक्षय चंद के बंगले से कुछ दूरी पर कार रोकते हुए कहा, तुम्हारी बात मैं समझा नहीं डोरा। डोरा ने कार से बाहर निकलकर अंगड़ाई ली और सेठ के बंगले पर एक दृष्टि डाली। सुधीर भी कार से निकल आया तो डोरा ने अपना मंतव्य स्पष्ट करते हुए कहा, क्यों ना हम एक चाल चलें, अनुपमा और उसके पिता को किसी बहाने बंगले से बाहर भिजवा दें। जब बाप बेटी चले जाएं तो हम अनुपमा के सामान की तलाशी लें। क्या पता कि जो वस्तु अपर्णा के बंगले में खोजी गई हो वह अनुपमा के पास हो। बात तो तुमने पते की सुझाई है, मगर इसे कार्यान्वित कैसे करें? सुधीर ने पूछा। पिता पुत्री को बंगले से बाहर भिजवाने को क्या हथकंडा अपनाएं? वैसे मास्टर चाबी मेरे पास मौजूद है। यह कोई कठिन काम नहीं है। मैं ड्यूटी पर खड़े किसी पुलिस कांस्टेबल को समझा बुझा कर लाती हूँ। कांस्टेबल जाकर सेठ से मिलेगा और उससे कहेगा कि इंस्पेक्टर शशि मोहन ने पिता पुत्री को तुरंत पुलिस स्टेशन बुलवाया है। कांस्टेबल टैक्सी में आएगा और दोनों को अपने साथ टैक्सी में ले जाएगा। वाह डोरा, तरकीब तो तुमने 16 आने खरीद सोची है। तो मैं चली, कहकर डोरा कार में बैठी और रवाना हो गई। सुधीर बंगले की निगरानी करता रहा। आधे घंटे के बाद डोरा लौट आई। उसकी कार के पीछे एक टैक्सी थी, उसमें एक पुलिस कांस्टेबल था। टैक्सी सेठ अक्षय चंद के बंगले में प्रविष्ट हो गई। डोरा ने सुधीर के पास कार रोक दी। वह बोली, ये कांस्टेबल तो इंस्पेक्टर शशि मोहन और मेरे बलवंत का नाम सुनते ही करवत गुलाम बन गया। मुझे पक्का विश्वास है कि वह सेठ और उसकी बेटी को लेकर इंस्पेक्टर के पास जा पहुंचेगा। कुछ देर तक दोनों प्रतीक्षा में रहे। 15 मिनट बाद उन्होंने बंगले से टैक्सी निकलती देखी। अगली सीट पर ड्राइवर और कांस्टेबल बैठे थे। पिछली सीट पर एक नवयौवना के साथ एक तुंदिल व्यक्ति बैठा था। डोरा और सुधीर समझ गए कि वे सेठ और उसकी बेटी थे। टैक्सी दूर निकल गई तो डोरा और सुधीर बंगले की ओर बढ़े। तेज तेज डग भरने के बाद बरामदे में पहुंचे। सुधीर ने मास्टर चाबी से मुख्य द्वार का ताला खोला। इधर उधर देखते खोजते वे अनुपमा के बेडरूम में पहुंच गए। बेडरूम फर्नीचर और बहुमूल्य सामान से सुसज्जित था। डोरा ने बत्ती जला दी क्योंकि अभी पौ भी नहीं फटी थी और कमरे में अंधकार था। सुधीर ने बत्ती जलने पर देखा कि ड्रेसिंग टेबल के पास एक कुर्सी पड़ी थी। कुर्सी पर स्लीपिंग गाउन के ऊपर एक हैंडबैग पड़ा था। हैंडबैग के पास ही दस्ताने रखे थे। सुधीर ने हैंडबैग उठाकर खोल दिया। उसमें से हाथी दांत का एक सिगरेट केस निकाल लिया जिस पर मोती जड़े हुए थे। दूसरी जो वस्तु सुधीर ने निकाली वह था 22 बोर का रिवॉल्वर। उसकी नली निकल की थी और दस्ता भूरे सेल्यूलाइट का था। डोरा उस रिवॉल्वर को विस्फारित आंखों से घूर रही थी। सुधीर ने रिवॉल्वर का खटका खोल दिया। उसमें पूरी 6 गोलियां थी। सुधीर ने रिवॉल्वर की नली सूंघ कर देखी। उसमें से गोली चलाए जाने की कोई गंध ना मिली। सुधीर, अगर इसमें गोलियां पूरी हैं और नली में गोली चलाए जाने की गंध नहीं, तो इसका यह भी अर्थ नहीं कि रिवॉल्वर का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस्तेमाल करने के बाद इसे साफ भी किया जा सकता है और गोलियां दोबारा भी पूरी की जा सकती हैं, डोरा ने कहा। हाँ, कहकर सुधीर ने हैंडबैग में हाथ डाला। इत्र की एक शीशी निकाल ली। इसके बाद करेंसी नोटों की एक गड्डी निकली। थोड़ी रेजगारी भी थी। इनके अलावा पाउडर का पफ और रुमाल निकला। डोरा ने कुर्सी पर से दस्ताने उठा लिए और उन्हें अपनी हथेली पर पटकने लगी। उसे ये दिखकर आश्चर्य हुआ कि एक दस्ताने में से पत्र निकलकर ड्रेसिंग टेबल पर जा गिरा। दस्ताने रखकर उसने पत्र उठा लिया। पत्र खोलकर उसने पढ़ना शुरू किया। राजी, मैं जानती हूँ कि आजकल तुम्हारे रंग ढंग क्या है। मुझे पता है कि तुम जमशेदपुर क्यों नहीं आए। मैं प्रसन्न हूं कि तुम सुखी और व्यस्त हो।
पिछली बार तुम्हारे साथ हुई बातचीत से मुझे आभास मिल गया था कि अब तुम किससे प्यार कर रहे हो। मैं नहीं जानती थी कि तुम इस सीमा तक जा पहुंचोगे। मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहती, मगर इतना जान लो कि मैं चुप नहीं साधे रहूंगी। उस लड़की से मैं स्वयं निपट लूंगी। इस पत्र की एक प्रति उसे भी भेज रही हूँ और अलग से भी पत्र लिख रही हूँ। इतना अवश्य लिखना चाहूंगी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे वास्ते मेरी बाहें अब भी उठी हुई हैं। अनुपमा। पत्र पढ़ने के बाद डोरा बोली, यह पत्र हमें अपने पास रख लेना चाहिए ताकि मेजर साहब इसका सही अर्थ समझ सकें। हैंडबैग से सारा सामान पूर्ववत रखते हुए सुधीर ने कहा, इस पत्र में एक नया भेद खुल रहा है। डोरा ने वह पत्र अपने ब्लाउज में रख लिया। कमरे से निकलकर उन्होंने बाहर मुख्य द्वार का ताला लगाया, फिर बंगले से निकलकर अपनी कार में आ बैठे। सुधीर ने कार स्टार्ट कर दी। सेठ अक्षय चंद के मकान से मुख्य सड़क तक आने के लिए थोड़ी चढ़ाई थी। कार उस चढ़ाई पर चढ़ने लगी तो डोरा ने एक और कार स्टार्ट होने की आवाज सुनी। सुधीर भी चौंक पड़ा तो उन्होंने रिवॉल्वर साध लिए। अभी उनकी कार मुख्य सड़क पर नहीं पहुंची थी कि एकदम 4 गोलियां चलाई गईं। 2 गोलियां सुधीर की कार के हुड में लगी। वे गोलियां एक ब्राउन रंग की कार में से चलाई गई थी जिसने मुख्य सड़क पर अभी पूरी गति नहीं पकड़ी थी। डोरा ने उस कार के टायर का निशाना लेकर 2 गोलियां छोड़ दी। ब्राउन रंग की कार ने अब तक कुछ गति पकड़ ली थी। उसमें से 2 गोलियां और चली। वे गोलियां सुधीर की कार तक ना पहुंच पाई। सुधीर ने देखा कि ब्राउन कार कुछ तेज तो हो गई थी, मगर डोलने लगी थी। उसकी रफ्तार फिर सुस्त होने लगी। सुधीर, मेरा अनुमान है कि मेरी गोली से उस कार का टायर तो नहीं फट सका, लेकिन पंक्चर जरूर हो गया और लगता है। आओ उस कार का पीछा करें, डोरा बोली। सुधीर ने कार की गति बढ़ाने के साथ ही 2 गोलियां चला दी। ब्राउन कार अभी दूर थी। डोरा ने उस कार में बैठे दुश्मन को डराने के उद्देश्य से एक गोली और दाग दी। नतीजा यह हुआ कि ब्राउन कार रुक गई। उसमें से 3 व्यक्ति निकले। उनके हाथों में रिवॉल्वर थे। वे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते अपनी कार की ओर लेकर निकल भागे। सड़क किनारे के पेड़ों ने उन्हें शरण दे दी। सुधीर, कार रोक दो, डोरा ने कहा। क्यों? ब्राउन कार में अब भी कोई है। सुधीर ने तुरंत ब्रेक लगा दी। वे दोनों कार में से रिवॉल्वर ताने आगे बढ़ने लगे। ब्राउन कार में जो कोई भी था उसने हमला नहीं किया। पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पिछली सीट पर कोई अपना सिर हाथ पर रखे सो रहा है। वह एक युवती थी। गोरे रंग की उस युवती की आंखों में इंद्रधनुषी रंग भर रहे थे। उसकी आंखें भूरी थी। उसने छोटा सा ब्लाउज पहन रखा था। उसकी रेशमी साड़ी के नीचे नीला पेटीकोट झलक रहा था। युवती ने सुधीर को निर्भीक नेत्रों से घूरा। कौन हो तुम? सुधीर ने पूछा। क्या तुम देख नहीं रहे मैं कौन हूं? एक औरत हूं। चुड़ैल नहीं हूं। युवती की आवाज में तीखापन था। डोरा उसकी निर्भीकता पर दंग रह गई। सुधीर ने तुरंत कर कहा, मैं भी देख रहा हूं कि तुम चुड़ैल नहीं हो, मगर तुम हो कौन? तुम मुझे इस तरह धमकाकर प्रश्न पूछने वाले कौन हो? जिस कार में तुम बैठी हो इसमें से हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। कुछ आया समझ में? तुम्हारे साथी कौन थे? क्यों हमें मार डालने की कोशिश कर रहे थे? मैं स्वयं नहीं जानती वे कौन है, युवती ने उत्तर दिया। बनने की कोशिश मत करो। कार से बाहर निकलो और हमारे साथ आओ। अगर तुमने सीधी तरह चलना स्वीकार ना किया तो हमें मजबूर होकर तुम्हें साथ ले जाने का ऐसा उपाय करना होगा जिसे तुम कदापि पसंद नहीं करोगी। तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? उत्तर डोरा ने दिया, पुलिस स्टेशन। क्यों? मैंने क्या किया है जो तुम मुझे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हो? यह तुम्हें वहीं चलकर मालूम होगा। मैं निर्दोष हूं। मैं पुलिस से नहीं डरती। चलो। युवती ने अपना हैंडबैग उठाया और कार से बाहर निकल आई। सुधीर और डोरा उसके दाएं बाएं हो गए। अपनी कार के पास आकर डोरा ने पिछला दरवाजा खोला और कहा, चलो बैठो। युवती मुस्कुराती हुई कार में बैठ गई। सुधीर ने कार स्टार्ट कर दी। युवती बिना किसी विरोध के चुपचाप बैठी रही। कार होटल नटराज के लॉन में आ रुकी। मेजर बलवंत, सोनिया और मालती ने सुधीर और डोरा के साथ एक युवती को आते हुए देखा तो सबके सब चौंक पड़े।
मेजर उस युवती को बड़े ध्यान से देख रहा था। यह वही युवती थी जो वर्षा में जनरल अस्पताल के बाहर खड़ी भीग रही थी। ओह, तो तुम हो, मेजर के मुंह से निकला। तुमसे इतनी जल्दी भेंट होने की आशा तो नहीं थी। मुझे पहचानती हो? युवती भी उसे पहचान चुकी थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि होटल नटराज उसे क्यों लाया गया। उस आकर्षक युवक का वह नाम नहीं जानती थी जिसके सामने उसे लाकर खड़ा किया गया था। मेजर ने उसे चुप देखकर कहा, बैठ जाओ, कॉफी पियोगी? हाँ, और 2 टोस्ट भी खाऊंगी। सुबह से मैंने चाय की केवल एक प्याली पी है। युवती आराम से बैठ चुकी थी। डोरा ने कॉल बेल बजाई। बेरा आया तो उसे कॉफी, टोस्ट और ऑमलेट लाने का ऑर्डर दे दिया गया। मेजर और उसके साथी उस औरत की निर्भीकता पर विस्मित हो रहे थे। मेजर जानता था कि ऐसी निर्भीक औरत या मर्द प्राय अपराधी नहीं होते। वही आदमी दिलेर और निर्भीक होता है जो निर्दोष हो। युवती भी मेजर की शालीनता से प्रभावित हुई। उसने सभी पर उछलती हुई दृष्टि डालने के बाद कहा, मेरा नाम यशोदा है। स्वयं कोई काम मैं करती नहीं हूँ। मुझसे जो काम लिया जाए मैं वह कर देती हूँ। नंदलाल के पास रहती हूँ। नंदलाल बुलवर्ड रोड के एक पुराने मकान के पिछले हिस्से में रहता है। मकान का नंबर 34 है। वह जब भी कोई काम लाता है आधी रकम मेरे हवाले कर देता है। मेजा ने पूछा, वे 2 आदमी कौन थे जो तुम्हें जनरल अस्पताल ले गए थे? मैं उन्हें नहीं जानती, यशोदा बोली। नंदलाल ने मुझसे कहा था कि 2 आदमी आएंगे, मैं उनके साथ चली जाऊं। मुझे उन 2 आदमियों के आदेश का पालन करना था। उस काम के बदले नंदलाल को 200 रुपए मिले थे। नंदलाल ने मुझे कहा था कि 100 तेरे 100 मेरे। मैं मान गई। वे 2 आदमी आए तो मैं उनके साथ चली गई। उन्होंने मुझे कहा कि अस्पताल चलना होगा। अस्पताल के गेट पर आकर मुझे पहरा देना होगा। पुलिस आए तो सीटी बजाकर उन्हें सतर्क कर देना होगा। सीटी बजाने में भला कौन मेरी बराबरी करेगा? यह कहकर यशोदा ने अपने मुंह में 2 उंगलियां डाली और चीख की तरह सीटी बजा बजा दी। मेजर और उसके साथी फिर एक बार आश्चर्य से यशोदा को देखते रह गए। बस तुमसे क्या इतना ही काम लिया गया? मेजर ने पूछा। मैं नहीं जानती कि अस्पताल के अंदर वे दोनों क्या करते रहे। थोड़ी देर बाद वे दोनों आए तो उनमें से एक ने अस्पताल के कर्मचारी का तंग लिबास पहन रखा था। मैंने जब उससे उस लिबास के बारे में पूछा तो उसने बड़े रूखेपन से कहा, अपना मुंह बंद रखो और कोई सवाल ना पूछो। मैं अपना सा मुंह लेकर रह गई। क्या तुम उन 2 आदमियों का नाम जानती हो? नहीं, वे मुझे टैक्सी में बुलवर्ड रोड छोड़ कर गए थे। मेजर ने अब सुधीर और डोरा को अपनी रिपोर्ट पेश करने का इशारा किया। डोरा ने सारी बात बता दी। बीच बीच में सुधीर उन बातों को जोड़ता रहा जो डोरा बताना भूल जाती थी। इतने में बैरा ऑर्डर का सामान ले आया। मालती ने वह सामान एक तिपाही पर रखकर यशोदा के आगे तिपाही सरका दी। यशोदा बड़े बड़े कौर दांतों से काटने लगी। मेजर ने यशोदा से पूछा, क्या आज सवेरे भी वही 2 आदमी नंदलाल के यहाँ से तुम्हें लाए थे? आज उन दोनों के साथ एक तीसरा व्यक्ति भी था। वह उन दोनों का मालिक जान पड़ता था। दोनों आदमी उससे बड़ी शिष्टता से बात कर रहे थे। आज मुझे उनके वास्ते एक अनोखा काम करना पड़ा। कौन सा अनोखा काम? यशोदा ने बताया, उन दोनों आदमियों का जो बॉस प्रतीत होता था नंदलाल के यहाँ आकर मुझसे कहने लगा कि आज मुझे उनके वास्ते एक्टिंग करनी होगी। बागमती रोड पर सेठ अक्षय चंद के मकान में मुझे परेशानी की हालत में जाने का आदेश मिला था। रुआसी आवाज में मुझे वहां यह कहना था कि मेरा पति उसके मकान के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और वे मेरी सहायता करें। बाद में मुझे पता चला कि इस बहाने वे लोग सेठ को बाहर बुलाकर यमलोक की राह दिखाना चाहते थे। क्या उन्होंने सेठ को मार डालने की योजना बना रखी थी? मेजर की आंखें फैल गईं। जी हाँ, कार में हुई उनकी बातचीत से यही पता चल सका। यशोदा ने टोस्ट के बड़े कौ से भरे मुंह को हिलाते हुए कहा। यह कार किसकी थी? मेजर ने पूछा। नंदलाल के दोस्त माधोराम की। माधोराम के पास 2 कारें हैं जिन्हें वह किराए पर देता है। मुझे नंदलाल ने राय दी थी कि उनका काम कर दूं। नंदलाल ने ही मुझे बताया कि इस काम के 400 रुपए मिलेंगे, 200 उसके 200 मेरे। हम कार में बागमती रोड पहुंचे तो हमने सेठ के मकान में से एक टैक्सी निकलते देखी।
उसमें ड्राइवर के साथ अगली सीट पर एक कांस्टेबल बैठा था। पिछली सीट पर बैठे लोगों को मेरे साथ के लोग देख नहीं पाए। इतने में एक कार सेठ के मकान के आगे सड़क की चढ़ाई पर आई। उसमें ये दोनों बैठे थे। यशोदा ने सुधीर और डोरा की ओर उंगली से इशारा किया। क्या उन्होंने ये समझकर इन पर गोलियां चलाई कि यह सेठ है और इनके साथ इनकी बेटी है? मेजर ने पूछा। हाँ, यशोदा ने बताया। मगर जब इन्होंने भी जवाब में गोलियां चलाई तो वे लोग घबरा उठे। इनकी एक गोली से उनकी कार का पहिया भी पंक्चर हो गया। वे लोग कार में से निकलते हुए मेरे सिर पर रिवॉल्वर का दस्ता मार गए। तब इन दोनों ने मुझे आ दबोचा और यहाँ ले आए। बस मेरी इतनी सी कहानी है। इतना कहकर यशोदा ने कॉफी का लंबा घूंट भरकर खाली प्याली मेज पर रख दी। मैं फिर तुम्हें चेताए देता हूँ कि मेरे आगे जो झूठ बोलता है मैं उसे पताल से भी खींच निकालता हूँ और जेल में सड़ाए बिना सांस नहीं लेता। मेजर ने कहा। सच सच बताओ, तुमने जो कुछ बताया है वह सच है या झूठ? मैं व्यर्थी झूठ नहीं बोला करती। आप मुझे पुलिस स्टेशन ले चलिए, कहीं भी ले चलिए, मैं यही बयान दूंगी। यशोदा की आवाज में निर्भीकता थी। क्या तुम उन दो आदमियों और उनके बॉस का हुलिया बयान कर सकोगी? जो लोग मुझे अस्पताल ले गए थे उनमें से एक गठीले शरीर और मंझोले कद का था। उसका रंग गेहुआ था, होठ मोटे और दांत चौड़े। अस्पताल से लौटकर उसी ने अस्पताल के कर्मचारी की वर्दी पहन रखी थी। दूसरा भी कोई खास लंबा नहीं है। उसका चेहरा गोल है, गाल फूले हुए हैं, नाक बैठी हुई है, का कान मसले हुए हैं। उन दोनों का जो बॉस है वह भारी भरकम शरीर का है। उसका रंग गोरा, मूछें छोटी, आंखों में बिल्ली की सी तीखी चमक, माथा चौड़ा, नाक नुकीली है। कोई भी और उसे देखे तो मुग्ध हो उठे। यह सुनकर मेजा सोच में डूब गया। उसके होठ गोल हो गए। वह यशोदा से बोला, क्या नंदलाल इस समय घर पर होगा? मैं क्या कह सकती हूँ, कहकर यशोदा ने अंगड़ाई ली। ठीक है, मैं आज ही नंदलाल से मिलूंगा, तुम जा सकती हो, मेजर ने कहा। स्वादिष्ट नाश्ता कराने के लिए आभारी हूँ। यशोदा हाथ जोड़कर बोली नमस्ते और वह दरवाजे की ओर बढ़ी। वह दरवाजे से निकली तो मेजर उठकर बेडरूम की ओर जाते हुए बोला, मैं यशोदा का पीछा करना चाहता हूँ। मालती, तुम इंस्पेक्टर शशि मोहन को फोन करो। अगर सेठ अक्षय चंद और उसकी बेटी अनुपमा अभी तक पुलिस स्टेशन में हो तो इंस्पेक्टर से कहना कि सेठ के साथ अपने दो कांस्टेबल भी भेज दे। यह निर्देश देकर मेजर ने खूंटी पर से लंबा कोट और फेट हेड उतारा। फिर सिंगार टेबल के सामने खड़े होकर नकली मूछें लगाई। 1.5 मिनट में मेकअप करके वह बिजली की तेजी के साथ होटल से बाहर निकला। उसने देखा कि यशोदा ने एक रिक्शा वाले से बात करने के बाद पांव उठाया और रिक्शा में सवार हो गई। 2 क्षण बाद मेजर भी एक रिक्शा में सवार हो गया। उसने रिक्शा वाले से कहा, अगली रिक्शा का पीछा करो, मगर फासला रखकर। रिक्शा वाला मुस्कुराया कि इश्क भी लड़ाते हैं, अब पास जाने की भी हिम्मत नहीं है। यशोदा का रिक्शा भागा जा रहा था। कुछ फासले पर पीछे पीछे मेजर बलवंत भी रिक्शा में बैठा उसका पीछा कर रहा था। तंबाकू बेचने वाले की गंदी दुकान के आगे उसका रिक्शा रुक गया। उस दुकान के पीछे रिहायशी कमरे थे। उन कमरों को जाने के वास्ते दुकान के साथ एक तंग गली से जाना पड़ता था। यशोदा उस गली में प्रविष्ट हुई तो मेजर ने भी किराया चुकाया और रिक्शा से उतरकर तंग गली में जा घुसा। उसे बहुत सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ रहा था। यशोदा तंबाकू विक्रेता की दुकान के पिछवाड़े दाहिने हाथ मुड़ गई थी। मेजर उस मोड़ की ओट में छिपा रहा। फिर उसने कोई दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। फिर दरवाजा चरमराने और खुलने की ध्वनि सुनाई दी। अब मेजर गली के मोड़ की ओट से निकला। उसने देखा कि यशोदा तंबाकू विक्रेता की दुकान के पिछवाड़े के कमरे में प्रविष्ट हो चुकी थी। दरवाजा चरमराकर फिर बंद हो चुका था। मेजर उस दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गया। लगभग 1 मिनट वह बाहर खड़ा रहा। दरवाजे की अंदर से कुंडी लगाई जा चुकी थी। मेजर सोचने लगा कि वह दीवार फांद कर मकान में प्रविष्ट हो अथवा दस्तक देकर। मेजर ने दरवाजे के साथ कान लगाकर आहट ली। भीतर यशोदा किसी मर्द से बातें कर रही थी। मर्द घुटी घुटी आवाज में बोल रहा था। मेजर समझ गया कि यशोदा अपने नंदलाल से बात कर रही है। दरवाजे पर दस्तक दे दी गई। कौन?
अंदर से यशोदा की आवाज आई, क्या कौन कौन कर रही हो? जाओ दरवाजा खोलो, शायद कोई नया ग्राहक हो। अंदर से नंदलाल की आवाज सुनाई दी। इसके बाद यशोदा की पच्चाप सुनाई दी। अंदर की ओर लगी कर दरवाजे की कुंडी खोल दी गई। फिर चरमराहट की ध्वनि के साथ दरवाजा खुल गया। यशोदा ने अजनबी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पूछा, फरमाइए, क्या नंदलाल जी अंदर हैं? मेजर ने लहजा बदल कर पूछा। हाँ आइए, यशोदा ने एक ओर हटते हुए कहा। मुझे उन्हीं से काम है, मेजर ने दरवाजे में कदम रखते हुए कहा। यशोदा आगे आगे चल दी। कमरा पार करके वे दूसरे कमरे में प्रविष्ट हो गए। दोनों कमरे बड़े गंदे थे। सारा सामान बिना किसी क्रम या सज्जा के साथ इधर उधर पड़ा था। दूसरे कमरे में पलंग पर एक भारी भरकम आदमी लेटा हुआ था। उसका चेहरा चपटा था, नाक आगे से बहुत मोटी थी। उसके गाल से होंठ तक चाकू के कटाव का निशान था। उसकी आंख छोटी थी और माथा तंग था। कहिए आप कैसे आए? नंदलाल ने बिस्तर पर बैठे हुए अपने घुटनों पर हाथ रख लिया। मुझे एक बालक का अपहरण करना है। इसके वास्ते मुझे एक नकली नर्स की जरूरत है। नर्स का लिबास मैं जुटा दूंगा। नर्स की मेहनत का पुरस्कार 200 रुपए दूंगा। 100 रुपए पेश कर बाकी काम हो चुकने के बाद। यह कहकर मेजर ने जेब से में हाथ डाला और 100 रुपए का एक नोट निकाल कर नंदलाल के बिस्तर पर रख दिया। यशोदा नकली पर्स का नकली नर्स का पार्ट बड़ी कुशलता से कर सकती है। आपको नर्स की कब जरूरत है? नंदलाल ने पूछा। आज शाम 4 बजे। मैं 3:30 बजे यहाँ आ जाऊंगा। आ जाइएगा, यशोदा आपको तैयार मिलेगी। यशोदा ने आगे बढ़कर बिस्तर पर से 100 का नोट उठाया तो मेजर मुस्कुरा दिया। उसने अपनी नकली मूछें उतार दी और सिर पर से फेल्ट हैट उतारकर कुर्सी पर रख दिया। आप यशोदा भौचक्की रह गई, डर गई। मेजर ने यशोदा के हाथ से 100 का नोट झपट लिया और कहा, यशोदा, मैंने तुम्हें पहले भी चिता दिया था कि मेरे साथ जो झूठ बोलता है मैं उसे पाताल से भी खोज निकालता हूँ और उसके झूठ बोलने की सजा देकर रहता हूँ। मेरा नाम मेजर बलवंत है, जासूस मेजर बलवंत। तुमने कहा था कि तुम बुलवर्ड रोड पर नंदलाल के साथ रहती हो। यह ठीक है कि तुम नंदलाल के साथ रहती हो, मगर यह बुलवर्ड रोड नहीं, जुबली रोड है। मेरे सामने कोई झूठ बोलकर नहीं बच सकता। मैंने केवल इस पते के बारे में झूठ बोला था, यशोदा ने कहा। मैं आपको अपना सही पता नहीं देना चाहती थी। नंदलाल ने आश्चर्य से पूछा, यशोदा, यह कौन साहब है? इस तरह डर क्यों रही हो? नंद, तुम चुप रहो, यशोदा ने उसे झिड़क दिया। नंदलाल उठ खड़ा हुआ। उसने यशोदा को कलाई से पकड़कर कहा, तुम जरा बाहर जाओ, इनसे मैं स्वयं निपट कर आता हूँ। यह कहकर उसने यशोदा को धक्का दे दिया। यशोदा ने नंदलाल को घूर कर देखा, फिर उसके तेवर देखकर वह चुपचाप बाहर चली गई। अब नंदलाल ने मेजर को घूरते हुए पूछा, आप कौन हैं और यशोदा का पीछा करते हुए यहाँ क्यों आए? यशोदा को धक्का देते समय उसकी कमीज का गिरेबान जरा खुल गया था। मेजर ने देखा, उसकी गर्दन पर भी एक घाव का निशान था। वह निशान हंसली के नीचे था और गोली के घाव का निशान था। स्पष्ट था कि नंदलाल लौह पुरुष था। मैं जासूस हूँ, मेजर बलवंत मेरा नाम है। मैं हर उस व्यक्ति का पीछा करता हूँ जो अपराधी होते हैं। यूं समझो कि अपराधों के शिकार लोगों का मैं मददगार हूँ। नंदलाल, जानता हूँ कि जिन लोगों की तुम सहायता कर रहे हो उन्होंने मिसेस अपर्णा की हत्या की है। उन्होंने बर्फ की शिरा से मिसेस अपर्णा की सूरत बुरी तरह से बिगाड़ दी और उसकी खोपड़ी तोड़ दी। खोपड़ी उन्होंने उस मनोरथ से तोड़ी कि वे लोग उसे मारी गई गोली को निकाल कर ले जाना चाहते थे। वह एक विशेष प्रकार के पिस्तौल की गोली थी। वे लोग नहीं चाहते थे कि कोई उस गोली को पहचान ले। नंदलाल ने मेजर की बात सुनी तो हंस पड़ा। मेजर ने देखा कि उसके आगे के 3-4 दांत टूटे हुए थे और शेष दांत बहुत काले पड़ चुके थे। वह बोला, मैं ये सब नहीं जानता। सुनो नंदलाल, मैं ऐसी बातें सुनने का अभ्यस्त नहीं हूँ। तुम्हें मेरी बात का सीधा उत्तर देना होगा। यह कहकर मेजर ने अपना दायां बाजू मोड़कर कोनी नंदलाल के जबड़े पर दे मारी। नंदलाल लड़खड़ाकर बिस्तर पर गिर पड़ा। अगले क्षण वह फुर्ती से उठ खड़ा हुआ
और खा जाने वाली आंखों से मेजर को घूरने लगा। अचानक वह चीते की सी फुर्ती से सिर नीचा किए उछला। उसने मेजर की टांगे पकड़ने को हाथ बढ़ाया। इसके झोंक में मेजर का घुटना उसके चेहरे पर दंड से आ बजा। इसके पहले कि नंदलाल उठता, मेजर का जोरदार घूसा उसके कनपट्टी पर लगा। नंदलाल का सिर फर्श से जा टकराया। मेजर ने दोनों हाथों से उसका सिर पकड़ा और बार बार फर्श से टकराने लगा। इसके बावजूद नंदलाल बेहोश ना हुआ। आखिर मेजर ने जेब से रिवॉल्वर निकाला और उसका दस्ता जोर से नंदलाल के सिर के बीचों बीच दे मारा। यह प्रहार वह ना सह सका और बेहोश हो गया। मेजर ने उसे घसीट कर उठाया और पलंग पर फेंक दिया। अब मेजर उस कमरे के पिछवाड़े गया। वहां रसोई घर था। एक जग में पानी लेकर वह लौट आया। जग का पानी धार बांधकर उसने नंदलाल के चेहरे पर लुढ़का दिया। धीरे धीरे वह होश में आने लगा। आखिर उसने आंखें खोल दी। उसने इस तरह मेजर को घूरा जैसे कच्चा ही चबा जाएगा। सुनो नंदलाल, तुम चाहो या ना चाहो, हर बात तुम्हें सच सच और साफ साफ बता देनी होगी। अब भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। यह कहकर मेजर ने जेब में से सिगार और लाइटर निकाला। सिगार सुलगाकर मेजर ने जलते हुए लाइटर की लपट नंदलाल के हाथ से लगा दी। नंदलाल बिलबिला उठा। उसने कहा, मैं उनके धंधे के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं केवल यह बता सकता हूँ कि एक बार उन्होंने मुझे 100 रुपए दिए और दूसरी बार 200 रुपए। यह काम मुझे मेरे एक दोस्त ने दिलाया था। उस दोस्त का क्या नाम है? कौन है वह? क्या काम करता है? मेजर ने पूछा। उसका नाम रघुनंदन है। वह फाउंटेन पेन, रुमाल और बच्चों के सिले सिलाए कपड़े पटरी पर सजाकर बेचता है, नंदलाल ने कहा। उससे कहाँ मिला जा सकता है? मेजर ने पूछा। वह शाम के 4 बजे से 7 बजे तक अपनी धंधा करता है। ताप्ती नदी पर राहत क्लब है, उसी के गेट के बाहर बैठता है। वह बिस्तुपुर की झुग्गियों में कहीं रहता है। नंदलाल, शायद तुम सच बोल रहे होगे, मगर मेरी एक बात याद रखना। अगर तुम जेल की हवा नहीं खाना चाहते तो तुम और यशोदा यह धंधा एकदम अभी से छोड़ दो। यह ना हो कि अपराधियों को हत्या करने में सहयोग देने के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार करना पड़े। तुमने या तुम्हारी यशोदा ने अगर दोबारा इस तरह की हरकत की तो समझ लेना कि तुम ऐसे अंधे कुएं में स्वयं को पाओगे जहां से जीवन भर निकल पाना तुम्हारी बस की बात नहीं रहेगी। इतना कहकर मेजर ने सिगार बुझाकर उसकी राख और थोड़ा तंबाकू झाड़ दिया। फिर सिगार अपनी जेब में रख लिया। कमरे से निकलकर उसने चलचलाता हुआ बाहर का दरवाजा खोला और मकान से निकल आया। जुबली रोड से मेजर बलवंत पुलिस स्टेशन की ओर चल दिया। वह इंस्पेक्टर शशि मोहन से मिलना चाहता था। इंस्पेक्टर अपने ऑफिस में ही था। उसने बड़ी हार्दिकता के साथ मेजर का स्वागत किया। उसके सामने बैठते हुए मेजर ने पूछा, मिसेस अपर्णा के साथियों की पहचान तो हो चुकी है, उनके हत्यारों की पहचान हुई या नहीं? नहीं। आपने सेठ अक्षयचंद और अनुपमा को उनके बंगले तक सुरक्षित पहुंचवा दिया था? मेजर ने पूछा। जी हाँ, 2 सार्जेंट उन्हें पहुंचा आए थे। आप यह तो कहिए कि उनकी सुरक्षा की क्या जरूरत आ पड़ी थी? इंस्पेक्टर ने पूछा। मैं समझता हूँ कि उनके जीवन को संकट है। इतने में एक हवलदार ऑफिस में प्रविष्ट हुआ और उसने सूचित किया, एक साहब आए हैं। अपना नाम चमनलाल सूरी बताते हैं। वह शस्त्र बेचते हैं और चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। उन्हें अंदर भेज दो। हवलदार गया तो आधे मिनट बाद चमनलाल सूरी ने प्रवेश किया। वह चाल ढाल से ही दुकानदार दिखाई देता था। उसने इंस्पेक्टर को हाथ जोड़कर नमस्ते की और अनुमति लिए बिना कुर्सी पर बैठते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैं चोरी की जो रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूँ वह बड़ी अनोखी है। कल रात मेरी दुकान से चोरी हुई भी और नहीं भी हुई। तो फिर आप रिपोर्ट क्यों दर्ज कराने आए हैं? प्रार्थना यह है कि इंस्पेक्टर साहब कि इस बार तो मैं बच ही रहा हूँ, मगर भविष्य में नुकसान भी हो सकता है। हुआ यह है कि कल रात जो चोर मेरे यहाँ से 2 पिस्तौलें ले गया, वह दुकान का शटर काट कर अंदर घुसा और दोनों पिस्तौलों के दाम काउंटर पर रख गया। यह चोर तो चोरी करके माल के दाम रख गया, लेकिन भविष्य में बड़ी चोरी भी कर सकता है जिनका मोल वह एक कौड़ी भी न रखा जाए।
फिर वह कानूनी दृष्टि से इस तरह पिस्तौल बेचने की आज्ञा भी नहीं है। ग्राहक के पास उसका लाइसेंस देखकर ही तो मैं पिस्तौल बेचता हूँ। मुझे रजिस्टर में उसका नाम और पता दर्ज करना पड़ता है। उसके लाइसेंस का नंबर और लाइसेंस पर लिखी तारीख भी रजिस्टर में चढ़ानी होती है। कल को मेरे ऊपर आरोप लग सकता है कि मैंने अवैध रूप से किसी के हाथ पिस्तौल बेच दिया। मैं यह मुसीबत क्यों मोल लूं? इसी वास्ते मैं रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूँ। इंस्पेक्टर और मेजर उसे आश्चर्य से देखने लगे। चमनलाल पूरी तर्क संगत बात कर रहा था। मेजर ने पूछा, आपकी दुकान से कितने बोर के पिस्तौल ले जाए गए? 48 बोर के। चोर उनकी 36 गोलियां भी ले गया। मेजर सोचने लगा, यह भी एक विचित्र घटना है। इंस्पेक्टर को भी यही उचित जान पड़ा कि चमनलाल सूरी की रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। उसने कहा, आप बगल वाले कमरे में जाकर अपनी रिपोर्ट लिखवा दीजिए। चमनलाल सूरी कमरे से बाहर निकल गया और मेजर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, इन 2 पिस्तौलों की चोरी से सिद्ध होता है कि जमशेदपुर में हिंसा की घटनाओं में वृद्धि होने को है। आपको सतर्क रहना होगा। अचानक मेजर को ध्यान आया कि जीप में मारे गए लोग कहीं वही तो नहीं जिन्होंने वकील जगदीश चंद्र की धुनाई की थी और उसकी बेटी सुपर्णा को फुसलाकर गलत रास्ते पर डाल दिया था। इस विचार के उठते ही मेजर ने पूछा, क्या वकील जगदीश चंद्र के दोनों बेटे सही हैं? जी हाँ, बड़ा बेटा राजेंद्र प्रसाद पिता का क्रियाक्रम करने के बाद ही वापस जा सकेगा। क्या आप उन दोनों को यहाँ बुलवा सकते हैं? क्यों नहीं, मैं अभी सार्जेंट को राजेंद्र नगर भेजता हूँ। यह कहकर इंस्पेक्टर उठकर बाहर गया और 5-7 मिनट के बाद लौट आया। उसने कहा, मैंने सार्जेंट को जीप देकर भेज दिया है। मेरे अनुमान में वह आधे घंटे में राजेंद्र नगर से लौट आएगा। मैंने कॉफी मंगवाई है, साथ ही चने की दाल के पकौड़े आ रहे हैं। कॉफी आने पर वे दोनों घटनाक्रम पर विचार विमर्श करते रहे। 25 मिनट बाद सार्जेंट लौट आया। वह ब्रिजेश और राजेश को जीप में साथ लेता आया था। मेजर ने देखा कि दोनों भाइयों का रूप रंग काफी मिलता जुलता था। दोनों ने सादा वस्त्र पहन रखे थे। बड़ा भाई राजेश चंद्र अपने परिवार की मौत पर बहुत गंभीर और दुखी था। वह स्वस्थ युवक था, लेकिन आकस्मिक दुर्घटना ने उसकी प्रफुल्लता और ताजगी को जैसे निचोड़ कर रख दिया था। आइए बैठिए, मेजर ने दोनों भाइयों से कहा। क्षमा कीजिएगा कि आपको यहाँ आने का कष्ट दिया गया, मगर इस शहर में हुई वारदातों के कारण जरूरी हो गया कि हम अपनी छानबीन में किसी तरह की त्रुटि न रहने दें। दोनों भाई कुछ पल मौन बैठे रहे। फिर बड़े भाई राजेश चंद्र ने पूछा, इस विषय में हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? आपको 5 लाशें और 2 नरमुंड पहचानने के वास्ते यहाँ बुलाया गया है, मेजर ने कहा। 5 लाशें और 2 नरमुंड? राजेश ने आश्चर्य से कहा। जी हाँ, क्या आपके वास्ते कॉफी मंगाई जाए? इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं। अच्छा, तो आप मेरे साथ आइए, इंस्पेक्टर ने उठते हुए कहा। मेजर भी उठ खड़ा हुआ। दोनों भाइयों के साथ वे दोनों पुलिस स्टेशन के विशेष कक्ष में आ गए। उसमें फिनाइल की गंध फैली हुई थी और कमरे को ठंडा रखने के वास्ते हिमशिलाएं रखी हुई थी। कमरे में ऐसी लाशें पड़ी थी जिनकी पहचान होना शेष था। सब लाशें चादरों से ढकी हुई थी। 2 नरमुंड एक मेज पर नंगे पड़े थे। 5 लाशें बेंचों पर थी। ब्रिजेश और राजेश की आंखें नरमुंडों पर जा टिकी थी। ब्रिजेश के मुंह से निकला, ये तो हरिदेव और गौतम जी हैं। क्या तुम इन दोनों को पहचानते हो? इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ, ये मिसेस अपर्णा के साथ रहते थे। ये दोनों अक्सर हमारे पिताजी के पास आया करते थे। कभी कभी पिताजी इनसे मिलने मिसेस अपर्णा के यहाँ जाया करते थे, ब्रिजेश ने बताया। इनके बारे में तुम और क्या जानते हो? तुम्हारे पिता इनसे या यह तुम्हारे पिता से क्यों मिला करते थे? यह बताना मेरे वास्ते कठिन है। बात उन दिनों की है जब मेरे पिताजी का हाथ तंग था और अचानक उनकी सारी तंगी दूर होनी शुरू हो गई थी। उन दिनों 2 अंग्रेज भी मेरे पिताजी से मिलने आया करते थे। उनके मेलजोल की बात बड़ी गुप्त रखी जाती थी। मैं नहीं जानता कि मेरे पिताजी उन अंग्रेजों से किस कारण मिला करते थे। मेजर ने अब उसके बड़े भाई से पूछा, क्या आप अपने पिता की ऐसी गतिविधि के बारे में कुछ जानते हैं? मैं इन नरमुंडों को नहीं पहचानता।
पिछले 4 वर्षों से मैं सीमा पर हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरे पीछे क्या हुआ और मिसेस अपर्णा कौन थी, राजेश ने उत्तर दिया। मेजर सोच रहा था कि ब्रिजेश के कथन से यह सिद्ध होता है कि उसके पिता जगदीश चंद का कोई न कोई संबंध मिसेस अपर्णा और उसके साथियों से अवश्य था। मिसेस अपर्णा ने जमशेदपुर से जब मेजर बलवंत को फोन किया था तो यही कहा था कि वकील जगदीश चंद के परिवार की दुखद घटना का रहस्य उसे मालूम था। यह भी कहा था कि उसका भेद सभी का भेद है। इंस्पेक्टर ने बेंचों पर पड़ी लाशों पर से चादरें हटा दी। ब्रिजेश और राजेश उन लाशों को देखने लगे। राजेश उसी तरह गंभीर रहा, मगर ब्रिजेश लाशों को इस प्रकार देखता रहा जैसे वह उन्हें पहचान गया हो। ब्रिजेश, मेजर ने पूछा, क्या तुम इन लाशों को पहचानते हो? ब्रिजेश इस प्रश्न पर चौंक पड़ा। उसने उस लाश की ओर उंगली उठाई जिस पर 3 गोलियों के घाव थे। एक गोली सिर में, दूसरी आंख में और तीसरी माथे पर लगी थी। वह किसी शक्तिशाली पुरुष का शव था। उसकी ठोड़ी और जबड़ा बता रहा था कि जीवन में वह बलिष्ठ व्यक्ति रहा था। ब्रिजेश ने कहा, मैं इसे जानता हूँ, लेकिन नाम से परिचित नहीं हूँ। मैं जब अपनी बहन सुपर्णा का पीछा किया करता था तो यही आदमी सुपर्णा से मिला करता था। शायद इसने और इसके साथियों ने ही मेरे पिता को बुरी तरह मारा पीटा था। शायद इसी ने मेरे पिता को ऋण दिया था और फिर उन्हें धमकाता रहा था। शेष 4 लाशें भी पहचानते हो? मेजर ने पूछा। नहीं, धन्यवाद, अब आप दोनों जा सकते हैं। जब दोनों भाई चले गए तो मेजर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपने राघव जंगल और मुख्य सड़क के किनारे कुछ कदमों के निशानों की छाप उतरवाई थी। जी हाँ, इंस्पेक्टर ने मेज की दराज में से 1 दर्जन चरबे निकालकर मेजर के सामने रख दिए। मेजर ने सारे चरबे अपने बैग में रख लिए और इंस्पेक्टर से बोला, मैं इन चरबों की थोड़ी छानबीन करना चाहता हूँ। इतना कहकर वह बाहर निकला और होटल नटराज की ओर चल पड़ा। साथियों के बीच पहुंचकर दोपहर का खाना शुरू कर दिया। उसी दौरान मेजर ने उन्हें अब तक की दौड़ धूप से परिचित कर दिया। आज कई नई बातें सामने आ चुकी थी। सब अपने अपने दृष्टिकोण सामने रखने लगे। इसके बाद मेजर ने जेब से वह पेचदार चाबी निकाली जो 5 मृतकों की जीप के खाने से मिली थी। पेचदार चाबी में से ट्रेसिंग कागज निकालकर सबके सामने रख दिया, जिस पर कुछ अक्षर थे और उन अक्षरों के आगे चित्रांकन किया गया था। मेजर उस ट्रेसिंग पेपर का देर तक अध्ययन करता रहा। धीरे धीरे चाय का समय हो गया। चाय पीते समय मेजर ने निर्णय किया कि वह नंदलाल के दोस्त रघुनंदन से मिलेगा, जो ताप्ती रोड पर राहत क्लब के गेट पर फाउंटेन पेन, रुमाल और बच्चों के वस्त्र बेचता था। चाय पीकर मेजर ने अपने साथियों से कहा, मेरे साथ राहत क्लब चलो, वहां हमें एक खतरनाक व्यक्ति से मिलना है। जब मैं उसके साथ बात करूंगा तो तुम्हें चौकस होकर स्थिति पर नजर रखनी होगी। वे सब तैयार होकर होटल से निकले। ताप्ती रोड जाने से पहले वे जेल रोड पहुंचे। उन्होंने देखा कि जेल के फाटक के आगे लोगों की भारी भीड़ एकत्रित थी। लोग लपक लपक कर जेल के आगे जमा हो रहे थे। 5-6 कारें भी भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उनमें से एक खुली कार थी जिसमें एक अंग्रेज महिला थी जो हाथ में मूवी कैमरा लिए हुई थी। दूर ही से मेजर ने लोगों के नारों की आवाज सुनी, गुरु आनंद स्वरूप महाराज को रिहा करो, गुरु आनंद स्वरूप महाराज को रिहा करो, वो निर्देश है। विवश होकर मेजर को अपनी कार रोकनी पड़ी। कारों में से निकलकर ये भीड़ चीरते हुए आगे बढ़े। 5-6 कारों के बीच पीली धोती पहने और माथे पर लाल तिलक लगाए एक सन्यासी टिन के डिब्बे में से पानी अपने ऊपर उड़ेल रहा था। मेजर समझ गया कि टिन के डिब्बे में पानी नहीं था, तेल या पेट्रोल था। उसी समय उस सन्यासी ने दिया सलाई जलाकर नारा लगाया, गुरु महाराज आनंद स्वरूप जी को छोड़ दो, और जलती दिया सलाई अपनी पीली धोती को दिखा दी। भक्त से लपट भड़की और सन्यासी धड़ाधड़ जलने लगा। अंग्रेज महिला ने आत्मदाह की फिल्म उतारने के उद्देश्य से अपनी मूवी हाथों से ऊपर को उठाया। उसी पल गोलियों की बौछार हुई। अंग्रेज महिला अपनी खुली कार में कैमरे सहित गिर पड़ी। गोलियां अभी तक चल रही थी। 2 अन्य कारों में भी गोलियां लगी। मेजर और उसके साथी ये देखने में व्यस्त थे कि गोलियां कहां से चल रही हैं।
लोग दौड़ रहे थे, टकरा रहे थे, चीख रहे थे। मेजर और उसके साथी बड़ी सावधानी से एक दिशा की ओर लपके। 2 पुलिस अधिकारी, 3-4 सार्जेंट और 8-10 कांस्टेबल जेल के फाटक के पास खड़े थे। वे तुरंत सक्रिय उठे। अब वे भीड़ को हटा रहे थे। इतने में एक पुलिस दल आ पहुंचा। वह अश्रु गैस छोड़ वाला स्क्वाड था। मजिस्ट्रेट उसके साथ था। उसके आदेश पर अश्रु गैस के गोले छोड़े गए। तभी सायरन बजाती पुलिस की 2 कारें और आ पहुंची। उनमें से क्षेत्रीय सुपरिटेंडेंट पुलिस और इंस्पेक्टर शशि मोहन निकले। हवा में गोलियां छोड़ी गई। सड़क पर सन्यासी अभी भी धू धू जल रहा था। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वस्त्र जल जाने पर उसके शरीर के कई हिस्से काले पड़ गए थे। पुलिस दल ने जल्दी से आगे बढ़कर आग बुझाई। मेजर और उसके साथी पुलिस दल के से पहले ही उस जगह पर पहुंचे जहां से गोलियां चलाई गई थी। लोग सड़क दूर से हटकर जेल की दीवार के साथ सटकर खड़े हो चुके थे। वहां 2 व्यक्ति जल्दी जल्दी अपनी आंखों देखी घटना सुना रहे थे। उन्होंने 2 सन्यासी देखे थे जो न जाने कहां से भीड़ में घुसे थे। सन्यासियों ने सफेद पट्टियों से अपने चेहरे ढांप रखे थे। पट्टियों के कारण केवल उनकी आंखें देखी जा सकती थी। एक लंबे कद का सन्यासी था। अचानक उसने अपने लंबे झोले में से एक छोटी सी राइफल निकाली। वह लगभग 1.25 फुट लंबी थी। अनोखी ही थी वह राइफल। दूसरे सन्यासी ने झोले में से 2 पिस्तौल निकाल लिए थे। पिस्तौल एकदम नए थे। उन्होंने लोगों के बीच खड़े खड़े बड़ी दिलेरी के साथ गोलियां बरसाई। लोग भयभीत होकर छितरा गए। सन्यासी अपना काम करके भीड़ के पीछे से ना जाने कहाँ निकल गए। इंस्पेक्टर शशि मोहन ने मेजर और उसके साथियों को देख लिया। मैं तेज तेज डग भरता हुआ मेजर के पास आ पहुंचा। उसने पूछा, मेजर साहब आप यहाँ कैसे? मैं ताप्ती रोड की ओर जा रहा था कि यहाँ लोगों की भारी भीड़ देखकर मुझे रुकना पड़ा। मुझे पता ना था कि लोग यहाँ आत्मदाह का दृश्य देखने जमा हो रहे थे। वैसे इंस्पेक्टर साहब, पुलिस की उपेक्षा पर मुझे भारी खेद हुआ है। क्या पुलिस को पहले से जानकारी नहीं थी कि जेल के फाटक के सामने आत्मदाह होने वाला था? जी नहीं, पुलिस को इसकी पहले से कोई सूचना नहीं थी। मुक्ति पथ ने अकस्मात ही आत्मदाह का प्रोग्राम बना लिया। अगर सूचना पहले मिल गई होती तो जेल के फाटक के सामने ऐसा विभत्स कांड ना हो पाता। यह सब गुरु आनंद स्वरूप को मुक्त कराने के वास्ते दबाव डालने की प्रक्रिया है। मुक्ति पथ का वह करता धरता है और हत्या के अपराध में जेल में बंद है। हत्या के अपराध में? मेजर ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, मुक्ति पथ के संगठन पर पूरा आधिपत्य जमाने के मनोरथ से आनंद स्वरूप ने अपने 2 प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगा दिया। एक प्रतिद्वंदी ने मरते समय आनंद स्वरूप का नाम लिया। इस कारण आनंद स्वरूप को गिरफ्तार कर लिया गया, इंस्पेक्टर ने बताया। इतने में एक व्यक्ति इंस्पेक्टर के पास पहुंचा। उसने पीछे की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां रेत में एक पिस्तौल पड़ा है। लोगों को उसे छूने से रोक दिया गया है। मेजर बलवंत और इंस्पेक्टर शशि मोहन उस व्यक्ति के साथ चल पड़े। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।